हाँ जी सर, आगे पढ़ना है हमको, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कर लिया था सेक्शन 194 आईए कर लिया था, है ना। सेक्शन 194 आईए क्या कहता था कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट देता है, किस चीज की पेमेंट देता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसके लिए पेमेंट दी जा रही है, और जिसकी की वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 50 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, 50 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी। जो सेल्स कंसीडरेशन है, मैं यहाँ पे एसडीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एसडीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक वैल्यू की। वो वैल्यू किस चीज की है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं हो सकती, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो सकती। यानी कि सर अगर एक सेंटेंस में बोलें, अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट करते हैं जिसकी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना चाहिए 1% के हिसाब से। सर ये 0.575% क्या है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको भूल जाओ। ये कोरोना काल के अंदर था जब सारे टीडीएस के रेट्स को क्या कर दिया गया था, 1/4 टाइम्स से कम कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए अब एप्लीकेबल नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ पे ना, ये आपने कल लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने कल लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये कल काम करवाया था, आप चेक कर लीजिए। आइए, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। सर आपने कौन से कराए थे कल? सर आपने ये वाला तो सर वीडियो वाला था, ये जो सेक्शन वीडियो वाले सेक्शन है मेरे ख्याल नहीं है, वीडियो वाले अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो आप मेरी बात सुनो, सुमित मत करो ऐसा ये फोटो वोटो मत खींचो प्रोजेक्टर की, मेरी बात सुनो। अब ये भी मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की है, ये वही पीडीएफ है, तो ये 43 पेजेस है मेरे ख्याल में, आपको मैंने भेजे। कितना लिखोगे? तो बहुत बड़ा है टीडीएस, ठीक है, हाँ बड़ा है टीडीएस और बेहतर भी है, अच्छा भी है, ठीक है। और मजे की बात क्या है टीडीएस के अंदर, टीडीएस के अंदर मजे की बात ये सारे के सारे सेक्शंस इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी को अगर 5 मिनट समझ नहीं आता ना, तो छठे मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर किसी का एक सेक्शन खराब होता है तो दूसरा सेक्शन खराब नहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ, याद करने के लिए तो शॉर्ट नोट दिए हुए हैं ना मैंने, याद है वो वाले जिसके के अंदर एक पीडीएफ दी हुई थी वो, हाँ तो वो लिख सकते हो आप। तो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आप कर सकते हो। अब शॉर्ट का भी शॉर्ट चाहिए, कैसे होगा शॉर्ट का शॉर्ट? हाँ जी, चलो आओ पढ़ते हैं, बस करो अब, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, एक लाइन में पूरे का पूरा सेक्शन बोल दिया। अब जो मैं बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना। अब ना क्या हुआ, किसी पर्सन ने बिल्डर को बोला, कहते सर आप क्या नाम है, एक हाउस प्रॉपर्टी जो है, मतलब मान लो कंसीडरेशन की बात हो रही थी। कंसीडरेशन की बात कैसे हो रही थी कि एक बिल्डर ने ये मिस्टर बिल्डर थे, इन्होंने मिस्टर एक्स को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, बना करके। तो मिस्टर एक्स जो है कंसीडरेशन में इनको पैसा देंगे। अब अगर ये पैसा 50 लाख से ऊपर हो जाता तो टीडीएस काटना पड़ता, है ना। इन्होंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी के लिए बोला कि सर हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 40 लाख की है, तो कोई टीडीएस लगेगा ही नहीं, फिर कोई टीडीएस लगेगा ही नहीं। एक सेकेंड ठहरो, तो इन्होंने क्या बोला कि टीडीएस लगेगा ना, इसके लिए क्या 40 लाख रुपए की वैल्यू कर दी। लेकिन इन्होंने अलग अलग से भी और सारी चीजें दी हैं। क्या दिया है
पार्किंग फैसिलिटी का 2 लाख का बिल अलग से चालान के अंदर लिख दिया। 3 लाख रुपए के लिए पूल फैसिलिटी दी है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी 5 लाख रुपए के लिए दी है, ठीक है जी। और लिफ्ट फैसिलिटी दी है 1 लाख रुपए के लिए। मतलब इन्होंने है ना क्या करने की कोशिश की, इवेजन नहीं, इसको हम मैनिपुलेशन कहेंगे कि मैनिपुलेशन करने की कोशिश की कि ऐसे करते, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को घुमाने की बात की। तो लॉ मेकर्स कहते हैं एक बात बताओ बेटा, बिल्डर बेटा एक बात बताओ, क्या तुम बिना हाउस प्रॉपर्टी को बेचे पार्किंग दे सकते हो? क्या सिर्फ पार्किंग खरीदने आया सामने वाला? क्या पूल खरीदने आया, पूल फैसिलिटी दोगे? क्या 5 लाख रुपए के लिए वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई नहीं थी? या फिर लिफ्ट में बैठ करके कहां पहुंचना चाहते हो? सारी की सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, हाउस प्रॉपर्टी। तो सर आप चाहे कंबाइंड बिल बना लो, चाहे अलग अलग बना लो, ये सारी की सारी वैल्यूज हाउस प्रॉपर्टी से ही जुड़ी हुई थी। और अगर इन सारी वैल्यूज को जोड़ करके बिल 51 लाख रुपए से ऊपर 51 लाख रुपए हो जाता है, तो ये 50 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं सर, हम इस केस में इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल कर दें, ठीक है। तो एक बात पता लग गई हमारे को कि कंसीडरेशन चाहे सोलली हाउस प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे उसको अलग अलग तरीके से करके दिखाया जाए, जो चीज है वो चीज रहेगी। 50 लाख से ऊपर जाएगा टीडीएस लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई शक तो नहीं किसी? चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 194 आईसी, ये हो गया था, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना। ये हमने, आपने लिखा हुआ चेक करो, 194 आईसी, ठीक है ना, लास्ट क्लास में करा दिया था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला। और जे भी करा दिया था मेरे ख्याल मैंने, है ना, टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। इसमें ना पूरी पीडीएफ के अंदर जहां पे भी आपको अलग से ये रेट दिखाई दे ना, ये देखो जैसे ये रेट दिया हुआ है इसके अंदर, सब में दिया हुआ है, हाँ सब में दिया हुआ है, इनको है ना कट से काट देना। ये कोविड टाइम के लिए था और अब कोविड टाइम नहीं चल रहा। सर आपने कल जो वीडियो भेजा था उसमें भी एक 3.7 सर ये उसी का ही है सर, उसी का ही है सर। ये तभी मैं आपको हिंदी भाषा में, पूरे हिंदी भाषा में, एकदम अंग्रेजी मैंने बोली नहीं इसी चक्कर में कि आधे बच्चों को बात समझ में आए, आधों को ना आए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जहां जहां पे भी रेट के आगे रेड पेन से तुम्हारे पास में जो भी कुछ लिखा हुआ है इस पूरी पीडीएफ के अंदर, तो तुम उसको जो है हटा देना, ठीक है। हाँ वो डेट भी, डेट उसी डेट के लिए एप्लीकेबल है, वो कोविड वाली डेट थी। अब कोविड खत्म हो गया, अब नॉर्मल चल रहा है इस साल से, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती, ठीक है। तो ये सेक्शन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अच्छा जी, अब इस सेक्शन के अंदर ना एक बढ़िया बात मैं बताता हूं। टेक्निकल सर्विसेज दी जा रही थी 194, हाँ 80 आ जाता है बीच में। अब देखो यहाँ पे है ना कुछ बात बोली गई है, क्या बोली गई है, ये ना आपके पास में क्वेश्चन भी है शायद आपकी स्टडी मटेरियल में। एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर था जिसको कि कहते हैं टीपीए। अच्छा एक बात बताता हूँ, इसको देखने से पहले समझो मेरी बात को कि ऐसा है, हॉस्पिटल में जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पास होती है, हम ना पैसा नहीं देते, हम क्या कहते हैं, हमारा कार्ड लो जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें बना के दिया हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाओ, वो तुम्हें आकर के पैसे देंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास में फोन नहीं जाता, फोन जाता है टीपीए के पास। आप लोग ये सोचते हैं ना अप्रूवल जो मिली है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिली है, नहीं,
वो अप्रूवल मिली होती है टीपीए से। मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी तो कौन है? इंश्योरेंस कंपनी ही है, लेकिन ये सर्विस जो कि इंश्योरेंस कंपनी को हॉस्पिटल के साथ में जोड़ती है, वजह कौन है? वो पेशेंट। वजह टीपीए नहीं, वजह वो पेशेंट। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। मतलब सोच करके देखो, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर एक्स पेशेंट, ठीक है जी, ये गए हैं हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ना ये लो मेरा इंश्योरेंस का पॉलिसी कार्ड। फोन लगाया गया हॉस्पिटल से, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को नहीं, टीपीए को। आप देख लेना, वहां पे लिखा हुआ होता है टीपीए हॉस्पिटल्स के अंदर। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर किसको जोड़ता है? किससे? सर हॉस्पिटल को। ये देखो, ये एरो दिख रहा है, इसने इसको और इसने इसको, यानी कि टीपीए का काम क्या है? हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी से जोड़ने का। ठीक है जी, वो आउटसोर्सर्स होते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सारे के सारे काम खुद ही करेगी हॉस्पिटल में जाकर के, तो ऐसा थोड़ी होगा। ये क्या करता है? ये टीपीए ना पहले तो अप्रूवल देने से पहले ना क्या कर देता है, वो ना चेक कर लेता है हॉस्पिटल में आकर के कि सच में जो क्या नाम है पर्सन है ना हॉस्पिटलाइज्ड ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घर से ही फोन करवा रहा हो किसी और से, जैसे तुम लोग करवा देते हो कि हाँ हाँ बोलो मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे थे? इस टीपीए की सर्विसेज की बात कर रहा हूं, इस टीपीए की सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज। अब इंश्योरेंस कंपनी इस काम को करने के लिए टीपीए को कोई कंसीडरेशन देगी, है ना? तो उन सर्विसेज के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विसेज भी टेक्निकल सर्विसेज में, प्रोफेशनल सर्विसेज में आती। ठीक है, तो वहां जहां तुमने वो सेक्शन लिखा था ना, उसके साथ में ये एग्जांपल भी लिख लो। कौन सा सेक्शन है ये? 194J। ये देखो, ये कल तुमने लिखा था 194J। वहां जगह नहीं है तो उसके आगे कोई कनेक्टर बना लो, गंद मत फैलाना बस उसके अंदर। चले जी, चले आगे, बनाओ जल्दी बनाओ फटाफट। हाँ पीडीएफ में तो सब कुछ है सर, लेकिन फिर ना कुछ चीजें याद नहीं रहती, इसलिए पीडीएफ में भी है, बुक में भी है, हर जगह है। चलो आगे चलते हैं। 194 के भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं ना, ये तो बोनस सा हो गया जैसे है। इससे पहले आपने लिखवा दिए थे सारे के सारे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला एलए भी कर चुके हैं हम। एक्विजिशन ऑफ ए मूवी। हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में। आगे चलते हैं। 194M ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा अब ये देखो, ये डेट दी हुई है ना, इसके लिए ये रेट था। अब ना ये डेट रही ना ये रेट रहा। अच्छा 194M कुछ बच्चे सुनना चाह रहे हैं, तो आओ सुन लेते हैं 194M क्या कहता है। आप लोगों को ये वैसे मैं
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एक पर्सन है इंडिविजुअल जिस और एचयूएफ, ये किसके लिए है जी? ये सिर्फ है हमारा ये सेक्शन जो है ना फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अच्छा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को ना हर सेक्शन के अंदर तौहीन का सामना करना पड़ा है, खासतौर से वो वाले जो कि नॉन ऑडिटेड पर्सन होते थे। लेकिन ये किसके लिए है? नॉन ऑडिटेड पर्सन के लिए ही है, यानी कि इनकी टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम होगी, उनके लिए है सेक्शन। कहता है अगर ऐसे पर्सन कोई है जो कि कमीशन पे कर रहे हैं या ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं, तो वो ऐसे अमाउंट के ऊपर जो है टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर रिकॉर्डिंग में बताया था, चलो खैर कोई बात नहीं। चलो आओ इधर सुनो, बस करो बस करो। टीडीएस नहीं लगेगा अगर एग्रीगेट ऑफ सम जो है वो कितने से कम है जी? 50 लाख रुपए से कम है। ठीक, अच्छा आगे चलो। 194N यहां से बताना था मैंने, नहीं सर ये नहीं हुआ। हाँ मतलब ये बात बार बार मत बोलो, लेकिन सुनो मेरी बात, यहां से करवाना था। और मैंने लास्ट क्लास में, मेरे को याद है, जाते जाते मैंने आपसे मजे भी लिए थे जब ये बोला था कि अब हम करेंगे सेक्शन 194N, और फिर तुम्हारी शक्ल बन गई थी। और वैसे मैं छोड़ने ही वाला था कि तुम लोगों को कल करेंगे, मैंने ऐसा कहा। चलो खैर, तो आज वो समय आ चुका। तो 194N क्या कहता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत प्यारा सेक्शन है। और ये सेक्शन बोलता है यदि आपने अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करवाया, बैंक अकाउंट से या बैंक अकाउंट्स से, अकाउंट्स बहुत सारे भी या फिर एक भी हो सकता है, पूरे साल के दौरान अगर आपने अपने किसी एक बैंक अकाउंट से या फिर सारे बैंक अकाउंट्स को मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है, तो इसके ऊपर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, जहां से भी आपने विड्रॉ किया है, वो आपको 2% टीडीएस लगाएगा। हाँ, अपने अकाउंट से निकालने में भी टीडीएस लगेगा। सर मैं बताऊं आपको, ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए है ताकि आप कैश विड्रॉ ना करें। ऐसी क्या जरूरत है? आम इंसान की कितनी जरूरतें होती हैं कि 1 करोड़ रुपया निकलवाना चाहता है वो। आप इस चीज को नहीं देख रहे कि बैंक ने ये नहीं कहा कि आप हर पेमेंट के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर, मतलब आप साल भर के अंदर बैंक से 1 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लेते हो और फिर आप ये कहते हो कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो टैक्स हमारा बनता ही नहीं है। ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। जो बैंक से ट्रांजैक्शन करता है विड्रॉ करने की 1 करोड़ रुपए पूरे साल का खर्चा करने के लिए, उसके बाद में 1 करोड़ पूरे साल में अलग अलग बार या एक बार में? आने एक बार में नहीं, बार बार कर। तो चाहे सारे बैंक अकाउंटों से निकलवाओ, चाहे कुछ भी करो। अब ये तुम्हें बुरा लग रहा होगा तो लगता रहे, हम क्या करें। आप एक बात बताओ, अगर आप 1 करोड़ का खर्चा करते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील तो नहीं हो सकती, इतने गरीब तो नहीं हो सकते। तो अगर टैक्स लायबिलिटी है और प्रीपेड में आपसे, एक तरह का प्रीपेड ही हुआ ना, प्रीपेड में आपसे सिर्फ 2% ही लिया जा रहा है जितना भी अमाउंट था उसका, तो इसमें क्या बुरा किया? सर ये टीडीएस और चार्जेस में अलग अलग होते हैं जैसे? हाँ जी बिल्कुल, टीडीएस और चार्जेस अलग अलग होते हैं। सर जैसा भी वैसे विड्रॉल करते जाते हैं तो कभी-कभी वो ना विड्रॉल के चार्जेस लगा, विड्रॉल में ना वो चार्जेस लगा देते कि 2000 लगेंगे आपके, कुछ ऐसा होता है। तो वो ये नहीं, वो इससे रिलेटेड नहीं।
वो बैंक के अपने होते हैं, वो उनकी इनकम का सोर्स है। बैंक चार्जेस, आप बैंक चार्जेस को इसके साथ नहीं मिला सकते, बात ही खत्म हो गई। वो बोलते हैं ना आपकी लिमिट पूरी हो गई है, उसके बाद ना चार्जेस, वो तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई ना, उसके लिए तो वो बैंक चार्ज करेगा ही करेगा। लेकिन वो सीए में भी होती है करंट अकाउंट में। हाँ, करंट अकाउंट में भी हो सकती है। अच्छा, तो इसमें वो बैंक चार्जेस का हमारे से कोई लेना देना नहीं। हम तो ये कहते हैं अपना पैसा अगर आप निकलवाओगे 1 करोड़ से ज्यादा निकलवाओगे, सारे बैंक अकाउंटों से मिलकर के निकलवाओगे या फिर किसी एक ही बैंक अकाउंट से निकाल लोगे, पूरे साल के दौरान अगर 1 करोड़ रुपए का विड्रॉल करवाओगे तो सर आपके ऊपर 2% टीडीएस लगेगा ही लगेगा, बस बात। इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना। अच्छा, अब जरा सुनो एडिशनल पॉइंट। एडिशनल पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ पेई हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम, कब की? पिछले 3 सालों की, ऑल द 3 previous year preceding then previous year in which payment of sum is made to him, then TDS deduct as follows। सोचो, आप अपने सेक्शन 194N क्या कह रहा है, वहां तक की कहानी समझ में आ गई थी? 2% टीडीएस लगेगा अगर आप 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शंस करते हो पूरे साल के दौरान, सभी बैंक अकाउंट से या फिर एक किसी से। अब आगे कहता है यही नहीं, अभी और भी सुनिए। क्या और क्या सुने? कहता है सुनो, तुम ऐसा कर रहे हो टीडीएस लगेगा, वो तो ठीक है 2% के हिसाब से। अगर वो 2% टीडीएस कब लगेगा? जब तुमने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल कर रखी है। अगर तुमने आज से पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी ना, तो तुम्हारे ऊपर टीडीएस इस तरीके से लगेगा। कैसे? अप टू 20 लाख नो टीडीएस, स्लैब रेट के हिसाब से। 20 लाख से 1 करोड़ 2%, मोर देन 1 करोड़ 5%। सर ये क्या बोल रही हो? अभी तो आपने 2% कहा था। हाँ कहा था, लेकिन वो कौन इंसान था जो पिछले 3 सालों की अपनी रिटर्न ऑफ इनकम वेल ऑन टाइम फाइल कर रहा है सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंगली। अगर आप उसमें भी कल्प्रिट हैं, नहीं कर रहे हैं, नॉट फाइल्ड लिखा है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, फिर आपके ऊपर टीडीएस की इम्प्लीकेशन और ज्यादा पड़ जाएगी। और कैसे लगेगा टीडीएस? स्लैब रेट के हिसाब से। 20 लाख तक निकलवाने आए हो ना, 1 करोड़ 10 लाख, तो पहले 20 लाख रुपए पे नो टीडीएस, दूसरे 80 लाख रुपए के ऊपर 2%, और फिर तीसरे मैंने 1-10 बोला था ना, 10 लाख रुपए के ऊपर 5% टीडीएस लगेगा। ये बात 7% हाँ 7% कह लो, लेकिन फुल पेमेंट पे 7% नहीं बोलना, स्लैब के हिसाब। कोई शक? अगला पॉइंट पढ़े। हाँ जी, मेरे से पूछिए, कोई बात नहीं। यकीन मानिए आपकी फ्रेंड से ज्यादा अच्छा आता है मुझे, तो फिर बातें ना कीजिए, ठीक है? हैरिस भैया आप भी। हाँ नहीं, आप चुप हैं, मुझे मालूम है, बस ऐसा मुझे लगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं सुमित को, इसलिए मैंने कहा आप भी चुप रहे। अब मेरी बात सुनो, टीडीएस नहीं लगेगा किनके ऊपर? बैंक के ऊपर। सर बैंक के ऊपर कहां से टीडीएस लगना था? आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। बैंक तो टीडीएस काटने वाला था इस सेक्शन के अंदर, बैंक के ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, ये कैसी बात हुई? हाँ हो सकती है। कैसे? बैंक ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा रखा है किसी दूसरे बैंक में। ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? अरे बाबू क्या बात कर दी। नहीं सर, वो आपका एसबीआई एलआईसी के शेयर्स नहीं खरीदता। वो तो इंश्योरेंस की बात, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, शेयर सिक्योरिटी खरीदना, पॉलिसी नहीं ली उसने उसकी। मैं शेयर्स खरीदने की बात कर रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट्स तो करते ही हैं। तो अगर बैंक ने बैंक को पेमेंट की है, कोऑपरेटिव बैंक ने बैंक को पेमेंट की है, कोऑपरेटिव बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट की है, पोस्ट ऑफिस ने बैंक को पेमेंट की है, बैंक ने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट की है, ये आपस में तीनों कितना भी खेल लें, इनके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। इन तीनों
ठीक है जी। अच्छा, कोई टीडीएस नहीं काट सकते आप किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। इतने बड़े हो गए हो, टीडीएस काटोगे गवर्नमेंट के ऊपर? अच्छा, कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इनके ऊपर भी टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है जी, ओके डन। ये बात समझ में आ गई? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक होते हैं जो उनके लिए आउटसोर्सिंग वगैरह करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं सर, इनको जल्दी से सेटल कीजिए, यहाँ पे एक चेयर की कमी है। श्रीना जी आप इतनी लेट आई हैं? अच्छा, मेट्रो में ऑनलाइन कर रहे थे आप? शर्म नहीं आती ऐसा बोलते? इस साइड का तू आ गया। हां बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने क्या बोला? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं बताना? तुम्हें तो पता है ना, मेरी तो सुननी नहीं है तुमने। हाँ, जैसे एग्जांपल तुमने देखा कभी कभी तुम पैसा निकालने जाते हो बैंक से, है ना? बैंक से पैसा नहीं, एटीएम मशीन से पैसा निकालने जाते हो, तो वहां पे ना एक बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है, और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है और आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आप बैंक के अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? अंदर काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? नोट रखे जा रहे हैं एटीएम मशीन में। मन तो ऐसा करता है इसी टाइम जाया जाए, लेकिन बाहर वो गार्ड के हाथ में ना इतनी बड़ी बंदूक होती है, अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो वो हमें ठोक देगा। ये पर्सन पता है कौन होते हैं? जो अंदर बैंक के काम कर रहे होते हैं। बैंक एम्प्लॉइज को इतनी नॉलेज नहीं होती कि एटीएम मशीन को कैसे करना है हैंडल। उन्होंने आउटसोर्सिंग की होती है इस काम के लिए, तो वो एटीएम मशीन के को ऑपरेट करने के लिए किसी भी तरीके से आउटसोर्सिंग करते हैं। टेक्निकल पर्सन्स होते हैं वो, और वो टेक्निकल पर्सन जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी होते हैं कभी कभी। ठीक है जी। अच्छा, बैंक के क्लाइंट। अच्छा चलो, ये तो हो गया। देखो ये मैंने बोला ना, जो ये वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स ही होते हैं, या फिर एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। वो नीचे वाले को मत देखना, वो तो ऊपर कर चुके हम। एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, ठीक है ना? इस लाइन को पढ़ना है। अब ये एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, ये कौन है जी? एनी अदर नोटिफाइड पर्सन 194 एन के अंदर आने वाले। हमारे पास में ना मनी एक्सचेंजर होते हैं। कौन अथॉरिटी देता है इनको मनी एक्सचेंज करने की? आरबीआई। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना? अब मनी एक्सचेंजर दो तरह के काम करते हैं। या तो आपके पास में कहीं से कोई रेमिटेंस आई हुई होती है, उसको कन्वर्ट करके देते हैं रुपीज में, या फिर आप यहाँ से जो बाहर अपने किसी जानकार के पास पैसा भेज रहे होते हैं, उसको कन्वर्ट करके देते हैं डॉलर में, है ना? सिस्टम के थ्रू या तो वो बाहर पहुंचाते हैं, या फिर बाहर से जो आया उसको कन्वर्ट करके देते हैं। तो मैं इन पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी? ओके। एनी अदर पर्सन में ये लोग आते हैं। ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा अपने पास। अच्छा, और एनी अदर पर्सन के अंदर और कौन आते हैं? कमीशन एजेंट और ट्रेडर अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये पता है क्या होता है? आपका है ना, सब्जी मंडी में नहीं, अनाज मंडी में जब अनाज उतरता है ना, तो जिन दुकानों पे वो अनाज बिकना है और किसान के बीच में ना एक कमेटी होती है। इसको हिंदी में कहते हैं आढ़ती। आढ़ती, आरती नहीं बेटा, आढ़ती बोलते हैं। हाँ, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कमीशन एजेंट। वो तो हमें पता ही है। तो इनका पता है काम क्या होता है? इनका काम होता है किसान और इसके बीच में डील फाइनल करना। मैं एक शॉपकीपर हूं,
किसान अनाज लेकर के आया, आप कस्टमर है मेरे, मुझसे अनाज खरीदेंगे, ठीक है जी, चाहे रिटेलर बने चाहे कुछ भी बने, किसान सबसे पहले लाके किसको देगा? मेरे को देगा, मंडी में मैं बैठा हूँ अनाज मंडी में, वहां पे उनकी एक कमेटी होती है इन पर्सन्स की, वहां पे वो एजेंट की तरह काम करते हैं। उनका काम क्या होता है? अब किसान कह रहा जी बहुत सारा पैसा चाहिए मुझे, हम कह रहे हैं कम पैसा दो, मतलब लेने वाला क्या सोच रहा है? कम पैसा दिया जाए, तो इनके बीच में एक सेटलमेंट करवानी पड़ेगी ना, उन कमीशन एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा, किसी भी तरीके से, यहां पे देखो क्या लिखा हो, वही वाली बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया था ना, कि आपका क्या नाम है, जो बैंक के कंसर्न पर्सन होते हैं, जो एटीएम मशीन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको अगर कोई पेमेंट दी जाती है तो ये उसकी बात हो रही है। तो थर्ड वाले के अंदर लिखा हुआ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। थर्ड वाले में वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको भी दिया था, बैंक का एटीएम का पर्सन जो था, ठीक। चलूं आगे, ओ 194 क्या कहता है? पहले तो इसको जरा कट से काट देते हैं यहां से, ताकि किसी बच्चे को या बच्ची को कोई गलत फहमी ना हो जाए। ठीक, ओके। नेचर ऑफ पेमेंट 194 कहता क्या? मेरी सुनो, उधर मत देखो, पढ़ो मत, जब मैं कहूंगा वहां पढ़ने को तब पढ़ना, ठीक है? मेरी सुनो, केवल मेरे पे कंसंट्रेट कर। 194 कहता है सुनो सर, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कौन है ई कॉमर्स ऑपरेटर? क्या होता है जल्दी से बता दो मुझे। जिनसे तुम खाना खाते हो, स्विगी वाले, जोमेटो टमाटो जो भी आते हैं वो, या फिर तुम्हारे मिंत्रा, अमेजॉन, ओला, उबर, सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। इनको एक पर्सन, एक कंपनी जो है ऑपरेट करती है और उनको आप लोगों से जोड़ती है। अब आपने पता है क्या किया? आपने पेमेंट की किसको? अमेजॉन को। अमेजॉन आगे पेमेंट करेगा किसको? उस पर्सन को जिसका कि वो माल है। देखो मैं समझाता हूं, ये देखो, अब इसके भी नखरे हैं, देर में स्टार्ट हो गया, सुन लिया इसने भी, मतलब देखो, ये आप, क्योंकि आप कस्टमर हो तो आपके सींग ऊपर है, ये आपका अमेजॉन का ऑफिस, और ये बेचारा एक दुकानदार जिसके की सींग नीचे है, ठीक है ना? ये आप तक पहुंचा है इस कंपनी के थ्रू, आपने पेमेंट की इसको, इसका अपनी कमीशन काट करके पेमेंट करेगा इसको। मान लो ये सामान जो इसने आप तक पहुंचाया है ये 500 रुपए का, आपने कितने दिए? अमेजॉन को 500, और इसने अपनी कमीशन काट करके 480 रुपए आगे दे दिए। तो अमेजॉन जो पेमेंट कर रहा है, मैं उस पेमेंट की बात कर रहा हूं, और वो पेमेंट कितने की है? 480। ऐसा कहना गलत है, बात समझ में आई? टीडीएस लगेगा ऑन 500। मैं इस 20 रुपए की कमीशन काटने के बाद का अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आई मेरी बात? टीडीएस लगेगा 500 रुपए के ऊपर, वो तो सर परसेंट पे लगना है। फाइनल पेमेंट के ऊपर, यही रूल। ग्रॉस अमाउंट के ऊपर लगता है, नेट अमाउंट के ऊपर नहीं लगता। समझ में आई बात? तो अगर ये पे तो कस्टमर ने अमेज़न को करा है, हाँ, तो टीडीएस में कैसे कट किया अमेज़न को मिला? फिर अमेज़न में कैसे कटेगा? उसमें 20 में ग्रॉस इंक्लूड होगा, जो 20 हाँ। में कमीशन काटा, हाँ। उनकी ग्रॉस में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो और जाएगा। जो पहले वाला जो रिटेलर था, तो उसके ग्रॉस में टोटल 500 ही इंक्लूड होगा। हाँ, 500 इंक्लूड नहीं होगा, मिलेंगे इसको 480। लेकिन वो तो नेट है। लेकिन ये टीडीएस जो है ना, ट्रांजैक्शन पे लगता है।
टीडीएस किस पे लगता है? ऑन ट्रांजैक्शन, नॉट ऑन इनकम। सर ऐसे तो सर उसने उसकी लाइबिलिटी का टीडीएस पे किया है Amazon में। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था सिर्फ समझाने के लिए इनकम वर्ड बोला था, फिर मैंने क्या कहा था? ट्रांजैक्शंस के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर टीडीएस लगता है। ये बात मैंने क्लास की शुरुआत में बताई थी। इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगा, और ट्रांजैक्शन जो है ना वो 500 रुपया है, तो 500 रुपए के ऊपर ही टीडीएस लगेगा। वही तो सर, एक बार तो Amazon वाले पे लग गया और एक बार इसने दे दिया। तो ये जब लोग पे करेंगे तो वो डिडक्ट नहीं करेंगे अपने पास में फाइनल लायबिलिटी, जब पे करेंगे तो टीडीएस माइनस नहीं होगा। ₹20 पे 2 बार टैक्स मतलब? सर एक जो ग्रॉस, क्योंकि दोनों अपनी ग्रॉस पे देंगे टीडीएस। दोनों मतलब? सर एक तो रिटेलर, मैं तो इस ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ वो 500 वाली ट्रांजैक्शन। दीदी, मैंने तो इनकम की बात ही नहीं की, मैंने तो ट्रांजैक्शन की बात की है। मैंने तो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाना है। सर नहीं Amazon सर, की जो कमीशन Amazon वाला है वो अपनी जब ग्रॉस इनकम निकालेगा तो उसमें भी तो सर टीडीएस कटेगा ना सर उसका, तो उसमें तो 20 रुपए इंक्लूड होंगे। मैं आपको कौन सी ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूँ पहले ये देखो जरा, नहीं वो तो हमें समझ मेरी बात सुन। हाँ वो समझ में आ गया, तो इतना ही बोलता है 194O। आप ना फर्दर इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन मत निकालो ई कॉमर्स ऑपरेटर की, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 194O जो है ना वो नहीं है टैक्स ऑन इनकम ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। 194O है टीडीएस ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है जी, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो अपने स्टोर कीपर को, दुकानदार को पैसे दिए हैं, ये उस पेमेंट की बात हो रही है। और यहां पे जो कलेक्ट किया था ना उसने, मैं यही बता रहा हूं कि ये नाम पे तो यही लिखा हुआ है पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, और बच्चे ये सोच लेते हैं कि 480 के ऊपर टीडीएस लगेगा। तभी मैं विशेष तौर पे ये बताने जा रहा हूं कि लिखा तो ये है पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी कमीशन काटने के बाद ही पैसा पे करेंगे, लेकिन गलती से तुम 480 पे मत कर देना, क्योंकि ट्रांजैक्शन के ऊपर लगता है, और ट्रांजैक्शन 500 रुपए की थी जिसमें कि सामान 500 रुपए का बिका था। ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। वो थोड़ा अनडाइजेस्ट है थोड़ा। हाँ, अनडाइजेस्ट। हजम करना पड़ेगा भाई सब, सीधी सी बात है, क्योंकि लोग यही समझ जाते हैं कि 480 के ऊपर टीडीएस लगेगा। आ जाओ जी। अच्छा, टीडीएस का रेट कितना है? सर 1% है। ओके, टीडीएस नहीं लगेगा अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। देखो क्या लिखा है, ऑल कंडीशंस, यानी कि ये समूह है कंडीशंस का। नंबर 1, जो पार्टिसिपेंट है ना वो इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। यानी कि जो मैं बोल रहा हूं ना वो किसके बारे में बोलने जा रहा हूं? इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बोलने जा रहा हूं। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं बोलने जा रहा हूं। तो टीडीएस नहीं लगेगा अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, प्लस जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल था वो कितने से कम हो जी? 5 लाख से कम हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 1 तो क्या था? वो इंडिविजुअल या एचयूएफ था, उसने जो सेल की है 5 लाख से कम की है, प्रोवाइडेड उसने अपना पैन कार्ड भी दे दिया हो। तीसरी कंडीशन है, अब ये इस पेज पे आ नहीं रही है, दिखा देता हूं, आगे लिखी नहीं आ रही, अगले पेज पे भी नहीं है। सर तीनों पॉइंट्स एक ही हाँ, ये एक ही कंडीशन है, इसको तोड़ दिया है मैंने। नंबर 1 तो वो बंदा हो इंडिविजुअल और एचयूएफ, ग्रॉस अमाउंट हो 5 लाख से कम, और तीसरा उसने अपना पैन कार्ड दे दिया हो, पैन और आधार।
ई कॉमर्स ऑपरेटर। वीडियो का कहाँ लिखा था? आधार कार्ड सर मुझे इसमें डाउट था करना। अब क्लियर हुआ? हाँ, मैं इसका बता देता हूँ कि ऐसा है तो क्यों हाँ, ये मैं डाउट था। आधार कार्ड पे फोन नंबर लिखो तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आधार कार्ड का फोन नंबर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। दरअसल बात ये होती है, एक पहले छोटी सी बात बताता हूँ, उससे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि ये बड़ा वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पास है ना इनकम आई, ठीक है जी, तुम्हारे पास में इनकम आई कहां से? डिपॉजिट से। ये लो, ये रहा, और ये इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, ये देखो सीन चाहिए हमारे। तो ये हमारी अपनी तनिष्का मैम थी, तनिष्का जी। इनके पास है ना एक बैंक है, मतलब बैंक नहीं है इनके पास, बैंक में इनका अकाउंट है, ये अकाउंट होल्डर हैं, और इनके बैंक का नाम है SBI। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी बैंक, SBI के अंदर इनका अकाउंट है, ठीक है जी। अब ये ना FD करवा रखी है इन्होंने, या फिर करंट अकाउंट है, या सेविंग अकाउंट है। बैंक से इनको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिल रहा है। अब ये इनकी इनकम है ना, और ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पता है कितना मिल रहा है? मात्र मान लो 50,000, 50,000, 60,000, 70,000, कुछ भी हो सकता है। चलो मैं इसको 70,000 रुपीज कर लूं, तो ना 70,000 रुपीज इनको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिल रहा है। बैंक ने ना इसका पकड़ करके 1% काट दिया, 700 रुपए। इनके हाथ में इन हैंड कितना आया? 69,300। गुस्सा हो गई है, ये क्या है? तो वो कहती है कि ना सर एक बात बताओ, आपने मेरे 700 रुपए क्यों काट दिए? तो बैंक कहता है जी मैडम ऐसा है, आपको जो पैसा दे रहा हूं ये आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, और ये आपके ऊपर, इसके ऊपर TDS काट लिया मैंने 1%। तनिष्का जी एक बात कहती हैं सर मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, मेरी और कोई इनकम ही नहीं है, और सरकार कहती है कि 2.5 लाख रुपए तक मैं एग्जम्प्ट हूं, और अगर मेरी 5 लाख से इनकम कम हो तो 5 लाख तक मैं एग्जम्प्ट हूं, रिबेट लेने के बाद 12,500 और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस आता है ना। तो चलो 2.5 लाख से तो कम ही है ना, मान लो वो वाला पॉइंट, आपने मेरा 1% टैक्स कैसे काट लिया? तो ना बैंक अब ये कहता है, पहले तो वो काट लेता था और तनिष्का फिर टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जाती थी और वहां से अपना 700 रुपया रिफंड लेकर के आ जाती थी। तो इस तरीके से 70,000 रुपए तनिष्का के हाथ में आ जाते थे। अभी भी ऐसा होता है, वो पुरानी स्कीम भी बंद नहीं की, लेकिन ना अब की बार बैंक को ये आदेश दिया गया कि बैंक महोदय यदि किसी बंदे की इनकम जो है वो कम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो आप उसका एक सेल्फ अटेस्टेड जो है पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर पैन कार्ड का नंबर ले लेना, जिससे कि हम क्या कह सकें, इसको ये प्रूव हो जाए कि सामने वाले ने ही इसको बोला है। मतलब एक बात बताओ, अगर तनिष्का की एक्चुअल इनकम 12 लाख रुपए होती तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती ना, और 70,000 रुपए पे भी बन रही होती। लेकिन अब इसने जो डिक्लेरेशन दिया है ना, वो इस चीज का प्रूफ है कि इसकी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, और वो आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करवाने पे होती है। तो पैन कार्ड हम ज्यादा मानते हैं वैसे। पैन कार्ड जो है ना आप अपना दे दो, यानी कि बैंक अब पता क्या कहेगा, आप मुझसे ही 70,000 रुपए ले जाइए, बस मुझे अपना पैन कार्ड दे जाइए। मतलब पैन कार्ड मत दे देना, उसकी फोटो कॉपी, पैन कार्ड नंबर दे दो बस,
मैं अपने आप खटाखट ऑनलाइन फॉर्म भर दूंगा डिक्लेरेशन वाला, और तुम्हारे नाम से ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये तुमने ही अप्रूवल, वरना बैंक के एम्प्लॉय को कहाँ सपना थोड़ी आ रहा है कि इसका पैन कार्ड नंबर क्या है। बात समझ में आई? तो ये पैन कार्ड देने का मकसद समझ में आया? ये मैंने आपको रेफरेंस में बताया किसकी? बैंक की। अब देखो यही चीज यहां लिखी हुई है कि एक इंसान इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी की जो क्या नाम है ग्रॉस सेल है ना, वो कितने से कम है जी? 5 लाख से कम है, और वो पैन कार्ड भी दे देता है अपना। तो ये पैन कार्ड किस लिए यूज हो रहा है? सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। ये बात समझ में आई? सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए ये चीज हो रही है कि आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने ही ये सब कुछ बताया है। तो फिर अब इस ट्रांजैक्शन के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टीडीएस नहीं काटेगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल, अब आपको ये बात समझ में आ गई तीनों कंडीशन? जरा मेरे को एक बात बताओ, ये देखो, ये आप में से कोई है, मेरा कोई स्टूडेंट, ये है मेरा स्टूडेंट। मेरे स्टूडेंट ने मेरे को फोन किया, कहां पे? दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन, यानी कि मैं कंपनी हूं, ठीक है जी। और मुझसे है ना पेन ड्राइव खरीदना चाहता है मेरी क्लासेस की, लेकिन मुझसे नहीं खरीद रहा, अमेजोन से परचेज कर रहा है, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में आ गया। डायरेक्टली खरीद रहा होता तो ये सेक्शन ही नहीं आता ना, 194 ओ की थोड़ी ना होती फिर ट्रांजैक्शन। तो 194 ओ के रेफरेंस में समझना है, तो इसने ना क्या किया सर, अमेजोन को फोन लगाया, यानी कि ऑनलाइन साइट पे गया, वहां से मेरी पेन ड्राइव परचेज करना चाह रहा है। अब अमेजोन कौन पे कर रहा है? क्या नाम है किसको? मेरे को। ट्रांजैक्शन तो यही है, लेकिन टीडीएस किस पे लगेगा? इसके ऊपर। क्या टीडीएस लगेगा? अगर ये अमाउंट 5 लाख से कम हुआ तो नहीं लगेगा ना, नालायको लगेगा। मेरी बात सुनो, ये वाला नहीं, चलो मैं तुम्हें 5 लाख, मैं खुद कहता हूं कि ग्रॉस सेल जो थी ना वो 5 लाख से कम थी। अब बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि कंपनी इंडिविजुअल, हाँ कंपनी है ये, इसलिए लगेगा। पहली कंडीशन ही डिफीट कर दी। दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन कंपनी है, नीचे लिखा भी हुआ था कंपनी के केस में नहीं है। हाँ अगर मैं कहता हूं कि दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन से नहीं खरीद रहे, दिवाकर सर से खरीद रहे हो, तो अब मैं इंडिविजुअल हो गया और 5 लाख से कम की सेल है और पैन कार्ड भी दे दिया, फिर नहीं लगेगा जी टीडीएस। ये कहानी समझ में आई? पक्का? हाँ। अच्छा अब देखो, ये पूरा का पूरा आपके साथ में क्वेश्चन। टीडीएस एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, जो कि आपको परेशान करता है हमेशा, है ना। अच्छा अब आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? क्वेश्चन के अंदर बोला गया जी ग्रॉस अमाउंट कितना था? 12 लाख, ठीक है जी। नेट अमाउंट कितना था? 9,60,000, ठीक है जी। ओके, अब टीडीएस कितने पे लगेगा जल्दी बताओ? 12 पे या 960 पे? 12 पे। कितना परसेंट? 1%। कितना हुआ? 12,000। और कब लगेगा? क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर, है ना। ये तो रूल हो मैं पता ही है, होता है विच एवर इज अर्लियर। अब विच एवर इज अर्लियर में 12वां महीना आजकल पहले आ रहा है 2020 का, तो 31/12/2020, ठीक है। अच्छा फिर देखते हैं एक बारी, 15 लाख रुपए थी, नेट अमाउंट 12 लाख थी। कब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया? 31/1/2021 और 9 फरवरी 2021। पहले तो टीडीएस किस पे लगेगा जी? 15 लाख पे। कितना परसेंट? 1%। ये देखो 15,000 हो गया। और फिर डेट को देखना, विच एवर इज अर्लियर। पहला महीना जनवरी का पहले आता है आजकल, फरवरी का दूसरा महीना बाद में आ रहा है ना। पहले भी ऐसे ही होता था। क्या मुझे ये कहना ठीक है कि जनवरी का पहला महीना आजकल पहले आ रहा है?
गलत है ये स्टेटमेंट। जनवरी का पहला महीना नहीं होता, अप्रैल का महीना पहला महीना होता है। कैलेंडर ईयर नाम से कोई चीज नहीं है दुनिया में, ये सिर्फ आप ही के पास है। अप्रैल फूल वाले दिन ही हमारा ईयर शुरू होता है, ऐसा समझ करके अगर पढ़ोगे ना तो सही रहेगा, वरना डेप्रीसिएशन भी गलत होगा सेक्शन 32 का, और बाकी प्रोविजंस भी डिफीट हो जाएगी। कैलेंडर ईयर को भूल जाओ। एक्चुअली तुम्हें भूल तो जाना चाहिए था 11वीं कक्षा के बाद ही, जब पहली बार तुम कॉमर्स में आए, लेकिन क्या करें, रगों में बैठा हुआ। कुछ क्वेश्चन में भी होते थे वो डेप्रीसिएशन के, जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन होते थे उसके अंदर दे देते थे कैलेंडर ईयर, लेकिन ये महापाप है, भूल जाना इस चीज को, ठीक है। अच्छा खैर छोड़ो, ये क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट काम था। 5 लाख, आज संडे है, तुम्हारे को भी 10 काम है, मेरे को भी 10 काम है, ठीक है ना। देखो कैसे देख रही है मेरे, हाँ असल में सर को काम है आज, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 लाख की सेल, 4 लाख नेट अमाउंट, किस पे टीडीएस लगेगा? लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। पता है क्यों? अनलेस एंड अनटिल नॉट गिवन इन क्वेश्चन दैट द पर्सन इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, हम हमेशा टीडीएस लगाएंगे। है सर, अच्छा, यानी कि यहाँ पे 4,99,000 होता ना तब भी लगता। क्वेश्चन अगर बोलेगा खुद कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसने पैन कार्ड दे रखा है और उसकी सेल 5 लाख से, क्योंकि 2 कंडीशन और भी तो है उसके साथ में, तो जब तक ना लिखा हुआ हो ना, हाँ अगर ऊपर नहीं दिया हुआ हो हम नीचे एज्यूम कर सकते हैं, उतनी छूट है आपको, लेकिन नोट डाल लोगे ना तो तीनों कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी साथ में। अगर नीचे लिखोगे ना वी आर एज्यूमिंग दैट द पर्सन इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो फिर तीनों कंडीशन, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं, फिर ये भी बोलना पड़ेगा हिज सेल इज लेस देन 5 लाख प्लस वी आर एज्यूमिंग दैट ही हैज सबमिटेड हिज पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो हमने तो खैर लगा दिया, कितना 5,000, 1% हो गया, और कितना इन दोनों में से डेट कौन सी पहले है? 31 मार्च, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, जरा पढ़ना इसको। इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O और नहीं लिखा हुआ, इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, और नॉट डिडक्टेबल ड्यू टू 5 लाख लिमिट, यानी कि समझ गए बात, या तो किया जाए या ना किया जाए, किसकी वजह से। टीडीएस कैन नॉट बी डिडक्टेबल एनी इन एनी अदर सेक्शन, यानी कि अगर यहां तुम काट चुके हो ना तो कहीं और टीडीएस मत काट लेना, सेम चीज से रिलेटेड पॉइंट पे। हाँ, मैंने कहा कि अगर तुमने टीडीएस लगा दिया है तो कहीं और, यानी कि अगर तुम 194O में आ गए हो ना तो कहीं और टैक्स नहीं लगा सकते फिर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक ही बार लगेगा। कोर्स खत्म होने से पहले हमें पता लग गया। मैडम का क्वेश्चन ही ये था ना कि 2 बार लग जाएगा क्या? यहाँ तो लिखा हुआ है जी। वो तो उसमें कवर्ड ही हो गया ना। पेशेंस जो है ना बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज होती है, एटलीस्ट टेक्स की क्लासेस में। अब 2 मिनट मेरे को ये पूरा करने दो, एक ये पॉइंट पूरा कर लेने दो। देखो लाल कलम से कुछ और भी लिखा हुआ तुम्हारे लिए, क्या लिखा हुआ? हाउएवर दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज on behalf of कस्टमर। अब ये पॉइंट भी समझ लो जी, क्या है इसके अंदर। देखो मैं समझाता हूं।
क्या होता है, तुम अमेजोन खोल रहे होते हो, साथ में ना एक एडवर्टीजमेंट आ जाती है, टैगोर की घड़ी लो, फॉसिल की घड़ी लो। ये कौन करवा रहा हो? ये उनके वो पर्सन करवा रहे होते हैं जिनका वो प्रोडक्ट होता है ना जी। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट बोला है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा एडवर्टीजमेंट वाले केस में। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तुमने देखा नहीं है, जब तुम साइट खोलते हो तो साथ में एक एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो। ऐसे पेटीएम कर रहे होते हो, जब तुम पेटीएम यूज कर रहे होते हो तो पेटीएम यूज कर रहे होते हो, साथ में तुम्हारे को एक ऐड आ जाती है, हर जगह ही आता है। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ना, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, आगे चलते। हाँ, आपका डाउट मैं पहले ले लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको पॉज कर लूँ। हाँ जी, सेक्शन 195A क्या बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ग्रॉसिंग अप करना है हमने, ग्रॉसिंग अप करना है। आओ दिखाऊं, समझाऊं। मिस्टर ए थे, कौन बनेगा करोड़पति में? खेलने गए, 1 करोड़ रुपए जीते, कौन बनेगा करोड़पति? वालों ने 30% टैक्स काट लिया इनका, टीडीएस। और इनके इन हैंड कितने इनके पास में आया? 70 लाख रुपए। तो जब ये अपनी इनकम दिखाएंगे ना, तो इनकम शो करने में ये इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे करते करते आईएफओएस पे जाएंगे। तो आईएफओएस के अंदर ये 70 लाख नहीं दिखाएंगे, 1 करोड़ ही दिखाएंगे। और फिर उनकी टैक्स अमाउंट आएगा स्लैब रेट के हिसाब से, उसमें से स्लैब या फ्लैट रेट जो भी बनता हुआ होगा वो आ जाएगा, उसमें से फिर वो अपना टीडीएस 30 लाख माइनस कर देगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सिर्फ ये कहते हैं, हमारा सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 195A कहता है सर सुनो, आपको अपना जो अमाउंट दिखाना है वो कितना दिखाना है? 1 करोड़। 70 प्लस 30 लाख, 70 प्लस 30 लाख, 1 करोड़ दिखाना है। ग्रॉसिंग अप करनी है आपने, बस शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्या? अच्छा, डिडक्शंस मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होता है, यहाँ ये बोलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर जीटीआई आ गया, फिर माइनस करते हैं हम डिडक्शंस। सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन के वो ग्रॉस टोटल इनकम स्लैब रेट वाली से ज्यादा ना हो, ठीक है। डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, फिर ये हमारे पास में आ जाती है नेट टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। फिर जो टैक्स बनता है उसमें से टीडीएस माइनस कर देते हैं, बस। सिंपल। अच्छा, हाँ ये तो नॉर्मल बात है। हाँ, टीडीएस तब वापस आता है बेटा जबकि हमारे पास में इतनी टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती और सामने वाले ने हमारा टीडीएस काट लिया होता है, तो टीडीएस रिफंड हो जाता है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे तो सबका अधिकार है। अच्छा, ठीक है। अब सेक्शन 192(1)A क्या कहता है सुमित जी, ये सुनो। बोलता है कि ग्रॉसिंग अप नहीं होगी किस ट्रांजैक्शन पे? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दिया था तो वो डायरेक्टली किसको टैक्स पे करता है जी? गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता, इसलिए ग्रॉसिंग अप करने का मतलब ही नहीं। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट अगर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, और जिसके के ऊपर टैक्स एम्प्लॉयर ने ही पे करना है, मतलब बेनिफिट भी दे रहा है वो सामने वाले को,
और उसके ऊपर टैक्स भी दे रहा है। ऐसा होता है जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए। तो उसके ऊपर जो है वो ग्रॉसिंग अप नहीं की जाएगी, इसके ऊपर टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर ही देता है। तो जब एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट ही नहीं बना तो ग्रॉसिंग अप कहां से हो जाएगी? अच्छा, मतलब सॉरी, एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी का पार्ट नहीं बना तो ग्रॉसिंग अप क्यों करें? ठीक है। अच्छा, आगे देखो सेक्शन 196 क्या कहता है? कहता है टीडीएस नहीं लगेगा अगर पेई जो है ये है, और ये तो हमें पहले भी पता है, गवर्नमेंट, आरबीआई, तुम इनसे टीडीएस लोगे? इतने बड़े हो गए हो। कोई भी कॉरपोरेशन जो कि एस्टेब्लिश्ड है अंडर सेंट्रल एक्ट विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अरे जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगना उसके ऊपर टीडीएस कैसे लगा दोगे? सर वो तो पहले से और कंडक्ट पेमेंट होगा। वही चल रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ ऑडिट वाला। नहीं, नॉर्मल कोई भी बंदा ना टीडीएस नहीं लगा सकता इनके ऊपर, ना गवर्नमेंट के ऊपर, ना आरबीआई के ऊपर, ना ही कोई ऐसी कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश है, जैसे पीडब्ल्यूसी, हाँ, एमसीडी। ठीक है जी, आप एमसीडी को ही नहीं कह सकते कि लो मैंने आपको पेमेंट करनी है ना, इसके ऊपर टीडीएस काट के दूंगा, कान के नीचे 2 बजाएगी। अच्छा, इधर देखो, टाइम लिमिट क्या होता है सर टीडीएस के अंदर? बार बार हम पढ़ चुके हैं, हर बार पढ़ चुके हैं। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले 194A में। लेकिन ये चलता है कहां पे? इन सेक्शंस के अंदर 193, 194A, 194C, 194D, H, I, IA, IB, IC और J। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट कब हम क्या नाम है टीडीएस लगाते हैं? इन सेक्शंस के अंदर 192 के अंदर, 192A के अंदर, 194 के अंदर। देखो 194 जो है ऊपर से गायब था क्योंकि ऊपर 194A था, तो वो यहां है 194B, BB, DA, E, LA। ठीक है, ये तो हर सेक्शन के साथ दिया ही हुआ था, कोई अलग से बात नहीं करी। ठीक है, ये जोड़ा हुआ था मैंने पहले भी हर सेक्शन के अंदर। अच्छा, हाँ जी, हाँ ओ, किसी और सेक्शन में कवर ये क्योंकि ये इस बार इंसर्ट हुआ था ना, मतलब थोड़े टाइम पहले इंसर्ट हुआ था। 194O भी लिख लो यहाँ पे। MB, M और N, हाँ दोनों ऊपर। अच्छा सुनो, वन 197 क्या कहता है? सेक्शन 197, इसकी थ्योरी जो है ना आपकी बुक्स में दी हुई है। ये अब हम टीडीएस नहीं पढ़ रहे हैं, अब तो हम प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं। टीडीएस खत्म, टीडीएस खत्म का मतलब क्या है? सेक्शंस खत्म मेन वाले जिसके अंदर के हम टीडीएस काटते थे, अब तो प्रोसीजर्स बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो देखो यहां क्या लिखा हुआ। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, 197 क्या कह रहा है इसको समझते हैं भाई साहब, बातें मत करो बीच में। एक मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। ठीक है जी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 2 लाख रुपए दिए, 2% टीडीएस काट कर, कितना हो गया? 4000 रुपए। अब 2 लाख रुपए तक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही नहीं होती। मान लो इसके पास और कुछ है ही नहीं, तो इसने तो 4000 खामखा में कटवा लिया ना अपना टैक्स। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बैंक के एग्जांपल से यहाँ पे देखो ये समझाया था ना। ठीक है, तो ये क्या करता है? 4000 रुपए का रिफंड लेकर के आता है, क्योंकि इसने तो ये 4000 काट के टैक्स अथॉरिटी को दे दिया। तो ये क्या करेगा? इसके पास ऑप्शन है, मिस्टर वाई के पास में, वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स अथॉरिटी से 4000 रुपए ले लेगा। तो देखो उसको 196 तो पहले मिल गए थे, 4 यहां से टैक्स अथॉरिटी से मिल गए। ठीक है, ओके। तो ये होता है, ये कहता है 197 के
सेक्शन 197 क्या कहता है? कहता है सुनो जी, अगर आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम इनकम है ना और आपका टीडीएस कट गया है तो टेंशन मत लो, आपका टीडीएस रिफंड हो जाएगा टैक्स अथॉरिटी से, बस। अच्छा, एक तो ये होता है, क्या हम इसको टैक्स अथॉरिटी के पास जाने से रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं कि सर ऐसा ही ना हो कि ये कटे ही ना, बिल्कुल रोक सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो क्या करना पड़ेगा। मिस्टर वाई जो है ना, उनकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे ही रहती है हमेशा, उनकी टैक्स लायबिलिटी हमेशा नील ही रहती है। तो अब है ना, ये डायरेक्टली किसके पास पहुंच गए सर? टैक्स अथॉरिटी के पास पहुंच गए। ठीक है जी, टैक्स अथॉरिटी के पास पहुंच गए। अभी कुछ नहीं हुआ, पहले वाले में क्या था, एक्स और वाई ने आपस में ट्रांजैक्शन की थी, फिर ये जाकर के पैसा लेकर के आया था। तो देखो, सबसे पहले ये किसके पास पहुंच गए? नंबर 1, ये है नंबर 1, किसके पास पहुंच गए? टैक्स अथॉरिटी के पास। क्यों पहुंच गए? क्योंकि इनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे थी इनकम, 2.5 लाख रुपए से कम थी, इनका टैक्स बनता नहीं था। तो ये पहुंच गए टैक्स अथॉरिटी के पास और टैक्स अथॉरिटी को कहते हैं सर आप ना मेरे एक सर्टिफिकेट बना दो। टैक्स अथॉरिटी कहती है ठीक है, मैं आपका ना सर्टिफिकेट बना देती हूँ। उन्होंने उनका एक सर्टिफिकेट बना दिया, ठीक है जी। और सर्टिफिकेट किस चीज का है? कि इसके ऊपर टीडीएस ना काटा जाए, या फिर इसके ऊपर अगर ये स्पेशल कैटेगरी का पर्सन है तो लोअर रेट ऑफ टीडीएस काटा जाए। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ होगा? 2 चीजें लिखी हुई हो सकती है ना, 2 टाइप के सर्टिफिकेट मिलते हैं, या तो लोअर रेट का और या फिर नो टीडीएस का। लगेगा ही नहीं, या फिर लगेगा तो कम दाम से लगेगा। अब ये सर्टिफिकेट लेकर के ना किसके पास वाई जाता है? एक्स के पास में। एक्स के पास में, एक्स ने इसको 2 लाख रुपए देने और फिर वो काटने लगा 2% टैक्स, 4,000 रुपए। तो वाई फैल गया, कहता हटाओ ये सर्टिफिकेट, देखो, प्रोड्यूस कर दिया उसके सामने। और इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर होगा वो मिस्टर एक्स को भी दे दिया, क्योंकि वो अथॉरिटी ने दिया, और साथ में अपना पैन कार्ड भी दे दिया एज अ प्रूफ। मतलब पैन कार्ड दे नहीं दिया, नंबर बता दिया उसको, डिस्क्लोज कर दिया। तो अब क्या ये टीडीएस काट सकता है? कैसे काटेगा जब टैक्स अथॉरिटी ने खुद क्या रखा है कि इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम एक्स के ऊपर, एक्स जो है वाई के ऊपर टीडीएस नहीं लगा सकता अगर उसके पास में सर्टिफिकेट है किस चीज का? नो टीडीएस का या फिर लोअर रेट का। ऐसा कहता है हमारा सेक्शन 197 के अंदर ही लिखा हुआ है। तो 197 के अंदर 2 बातें लिखी हुई हैं भैया। अगर आपके पास में बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम की है बात, तो आपका टैक्स रिफंड हो जाएगा, या फिर अगर आप टैक्स रिफंड से बचना चाहते हो, टीडीएस रिफंड से बचना चाहते हो, तो हमसे आकर के सर्टिफिकेट बनवा लो अगर तुम सच्चे हो तो। ये कहता है सेक्शन 197। हाँ जी, अगला सेक्शन है हमारे पास में सेक्शन 197A। 197A क्या बताता है हमारे को? आपका टीडीएस नहीं लगेगा इन केसेस में। किन केसेस में? अगर आपने एनएसएस की पेमेंट ली है या फिर डिविडेंड लिया है, ठीक है जी, तो आपके ऊपर टीडीएस नहीं लगता। और इसके लिए आपको है ना अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन फॉर रिसिप्ट ऑफ एनएसएस पेमेंट एंड डिविडेंड विदाउट टीडीएस। अब आपके ऊपर जो टीडीएस नहीं लग रहा उसके लिए आपने डिक्लेरेशन देनी है अपनी, ठीक है। और दूसरा, डिक्लेरेशन किस केस में? नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर दीज सेक्शंस। ये अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं जो कि हम कर चुके हैं। इसमें किन के ऊपर टीडीएस नहीं लगता जी? पर्सन अदर देन कंपनीज एंड पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि इनके ऊपर लगता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सीनियर सिटीजन पे टीडीएस नहीं लगता अगर उनकी इनकम कम होती है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, ठीक है जी। बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम होने पे टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस नहीं लगेगा सर, टैक्स ही नहीं लगता तो टीडीएस क्या लगेगा? लेकिन इनको रिफंड भी नहीं लेना पड़ेगा, इनके ऊपर टीडीएस नहीं लगता। हाँ, तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो हमने पहले ही छोड़ दिया इनको। अच्छा, थी जरूरत। कभी कभी क्या होता है, अब मैं हूं या आप हैं,
मैंने अभी तनिष्का का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, जब मैंने बोला था कि ये टीडीएस वापस लेते थे, हाँ, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे इनका टीडीएस कटेगा ही नहीं, प्रोवाइडेड ये भी अपनी एक डिक्लेरेशन दे देते हैं सीनियर सिटीजन। अच्छा जी, टोटल इनकम इनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम होती है तो। अच्छा, पांचवा केस, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट हो बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट टू नॉन रेजिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है जी, रेजिडेंट है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होती है पता है? एसईजेड होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर रहे होते हैं, उनको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां से एसबीआई ने अपने एक यूनिट भेज दी, वहां पे एक ब्रांच वहां पे खोल दी, तो वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट पेमेंट कौन कर रहा है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कर रही है आपको, तो वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगी आपका। अगर आप नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो। हाँ, अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया में रहते हैं, तो उनके ऊपर टीडीएस लग जाए। तो सामने वाली बैंकिंग यूनिट कौन होनी चाहिए? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। और पर्सन कौन होना चाहिए? या तो नॉन रेजिडेंट और या फिर रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा जी, अगला, अगर पेमेंट की जाती है किसी ऐसे बंदे को जो कि एनपीएस ट्रस्ट के बिहाफ पे ले रहा है पेमेंट, ठीक है जी, तो हमारे पास में इस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी टीडीएस नहीं लगता। अच्छा, टाइम लिमिट कब की है जी डिक्लेरेशन देने की? जब टैक्स लगता है उसके उसी टाइम पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है कि ना 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को इन विच डिक्लेरेशन मेड जबकि किया जाता है, तो ये हमारे को बताना पड़ता है। यानी कि आपने मेरे को दिया, अगर आप मेरे को टीडीएस देते थे तो मैं नेक्स्ट मंथ की 7th को जाके वहां पे टैक्स पे कर देता था ना। अब आप मेरे को टैक्स तो दे नहीं रहे हो, डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो डिक्लेरेशन मुझे भी तो आगे देनी पड़ेगी। तो वो कब है उसका टाइम लिमिट? नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख। यानी कि जो या तो तुम टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, या तो टैक्स पहुंचा दो या फिर डिक्लेरेशन पहुंचा दो। ओके, तारीख मतलब 7th ही है। हाँ, 7th या 7th से पहले। हाँ सर, हाँ, अगर 3 को दे दोगे तो कोई मना नहीं करेगा आपको। ओके, सेक्शन 201 हमें बताता है कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज के, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर किया और उसको सबमिट नहीं किया। समझ में आई बात? मैं आपको कोई पेमेंट दे रहा था, टीडीएस डिडक्ट करना ही भूल गया, या फिर टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया था लेकिन उसकी कुल्फी खा गया, पैसे आगे पे ही नहीं, कुल्फी खा गया मैं, ठीक है। तो देखो, अब ये मत लिख देना कुल्फी खा के देख, मजाक कर रहा हूं। सबसे पहले तो ऐसा बंदा जो दूसरे का टैक्स नहीं काटता वो एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाता है। ऑब्लिगेशन जिसकी होती है, डिडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, डिडक्टर क्या बन जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर उसने टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटा लेकिन आगे सबमिट नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। लेकिन वो एसएससी इन डिफॉल्ट बनने से बच सकता है यदि जो सामने वाला पर्सन है जो पेमेंट ले करके गया है वो टैक्स पे कर दे अपना अंडर सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंगली। मैं समझाऊं इस चीज, ध्यान से सुनो। देखो, ये थे मिस्टर एक्स, इन्होंने इनको पेमेंट दी मिस्टर वाई को, ठीक है ना। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पेमेंट दी और ये टीडीएस काटना भूल गए। अच्छा, अब मिस्टर वाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ऑल्दो ऑब्लिगेशन मिस्टर एक्स की थी लेकिन वो भूल गए और मैंने कोई डिक्लेरेशन भी नहीं दिया था इनको कि मुझे कोई छूट मिले, ना ही मैंने कोई सर्टिफिकेट लाके दिया टैक्स अथॉरिटी से,
ये तो गलती से हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सेक्शन 139(1) के अंदर उनकी एक ड्यू डेट आई होगी 31 जुलाई या 30 सितंबर, या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के केस में 30 नवंबर, एज द केस में भी अपनी ड्यू डेट पे जाकर के उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी और इस ट्रांजैक्शन का भी जिक्र उसमें था, यानी कि इसके ऊपर भी टैक्स पे हो गया। तो चाहे अब ड्यूटी तो मिस्टर एक्स की थी, लेकिन गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया ना अल्टीमेटली, चाहे एक्स ने दिया हो या वाई ने दिया हो। तो ऐसा पर्सन मिस्टर एक्स जो है ना, वो एसएससी इन डिफॉल्ट बनने से बच जाता है यदि सामने वाला उसके ऑब्लिगेशन को पूरा कर देता है। ऑब्लिगेशन तो वैसे मिस्टर एक्स की ही बन रही थी ना कि वो टैक्स काटता, लेकिन वो भूल गया तो सामने वाले ने गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, अब मिस्टर एक्स के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा। ओके, तो यहां पे मैंने क्या बोला जी, एसएससी इन डिफॉल्ट। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जी, एसएससी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बोला जी, पेयर नॉट डीम्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट इफ सच पेई फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है। ठीक है जी, वेल ऑन टाइम। ये बात समझ में आ गई? नालायकों हाँ बोलो या ना बोलो, दो ही चीजें होती हैं दुनिया में। नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, आ गया तो बता दो हाँ सर आगे चलो। अच्छा जी, उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन भी हो और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स पे हो गया, तोड़ के लिख दिया बस, कोई तीन शब्द थोड़ी है, एक ही तो चीज है। अच्छा ओके, टीडीएस होती है हमारे काटते हैं तो रिफंड मिल जाता है, अगर वो ज्यादा पैसा काटते तो 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। मान लो सर अब उसने टैक्स पे कर दिया तो इसको रिफंड मिलेगा, वो जो इसने टीडीएस नहीं काटा था लेकिन उसने शो कर दिया और टैक्स पे कर दिया तो उसको रिफंड मिलना चाहिए, इसका ऐसा मिलेगा या नहीं? पहले आपकी क्वेरी को सबके साथ में साझा करता हूँ, शेयर। दीदी क्या पूछ रही है, तुम भी सुनो। हाँ, मैडम कह रही हैं कि ना ये मिस्टर एक्स थे, मैंने अभी क्या पढ़ाया, ये मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे, जिनके बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे, फैशनेबल हैं काफी। ठीक है, सुनो तो ना मिस्टर एक्स को टीडीएस डिडक्ट करना था और मिस्टर वाई जो है उन्होंने अपना वेल ऑन टाइम पे कर दिया, तो ये एसएससी इन डिफॉल्ट बनने से रह गया ये वाला पर्सन। अब टैक्स किसने पे किया है, वाई ने पे किया है। अब मैडम की क्वेरी ये है कि मान लो इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे अगर इनकम होती तो क्या इसका टैक्स रिफंड आ जाएगा? क्या आपको ये पागल इंसान लगता है कि इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्या नाम है बन रहा था इसका ग्रॉस टोटल इनकम, और फिर भी ये जाकर के टैक्स पे कर रहा है? पर शो तो कर दिया ना, तभी तो वो अनडिफॉल्ट हो गया उस टाइम जब उसने शो किया, ऐसे तो वो एसएससी डिफॉल्ट ही हो जाता है। हाँ, एसएससी उस केस में तो एसएससी डिफॉल्टर बनेगा ही बनेगा। हाँ, एसएससी डिफॉल्टर बनेगा ही बनेगा फिर तो। यानी कि प्रोसीजर क्या कह रहा था कि या तो ये डिक्लेरेशन देता और या फिर टैक्स का पैसा देता, इसको कटवा लेता टैक्स का पैसा। अगर ये दोनों ही नहीं किया और इसने भी आगे टैक्स पे नहीं किया तो फिर तो ये एसएससी इन डिफॉल्ट बनने से बच ही नहीं सकता, चाहे इसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो या ना हो। भाई आपको रिफंड मिल जाएगा वो बात अलग है, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन तो इसकी थी ना पर्सन की। तो पहली बात तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम होने पे ये टैक्स ही नहीं देता वाई, लेकिन ये इसको बचाने के लिए सिर्फ टैक्स पे नहीं कर रहा, अपनी ऑब्लिगेशन पूरे करने के लिए भी टैक्स दे रहा है। तो हमने क्या बोला, अगर सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया है तो मिस्टर एक्स एसएससी इन डिफॉल्ट बनने से बच जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ये दूसरी पॉइंट भी समझ में आ गया तुम लोगों को? आगे चलते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो बंदा एसएससी इन डिफॉल्ट बन गया है ना, ऐसे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा सा है कि ये क्या है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन एसएससी इन डिफॉल्ट बन गया है तो उसने दो काम किए होंगे, या तो उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया होगा और या फिर टैक्स डिडक्ट किया होगा लेकिन पे नहीं किया होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट डिडक्शन किया।
या फिर लेट पेमेंट किया, भाई पेनल्टी। एक बात बताओ, तुम्हारे को तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए और जब तक तुम गलती पे थे उसी टाइम पीरियड के लिए ही तो मैं इंटरेस्ट पेनल्टी तुम्हारे पे लगा सकता हूं ना। सुनो मैं तुम्हें समझाता हूं तुम्हारी ही बात से। मेरे को पता है यहाँ पे लेट डिडक्शन लिखा हुआ है और मैंने मुंह से क्या बोला है कि टैक्स पे ही नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया उसने, और यहाँ लेट डिडक्शन है। देखो एक बात बताओ, इसको छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, अगर तुम होमवर्क नहीं करके आए हो तो कितनी देर तक मैं तुम्हारे कान मरोड़ता रहूं? जब तक होमवर्क करना ले, मैक्सिमम वही टाइम पीरियड है ना। जब फिर कर लिया तो उसके बाद दोबारा थोड़ी ना मरोड़ूंगा। ऐसे ही जब तुम टीडीएस नहीं काटते ना और फिर तुम्हें पता लगता है कि हमें तो टीडीएस काटना चाहिए था, तो अपनी गलती को जब तक सुधार नहीं लोगे तब तक तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो वही लिखा हुआ है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसने लेट डिडक्शन किया है। समझ में आई बात? टैक्स उस टाइम नहीं काटा जब काटना चाहिए था, लेकिन लेट काटा है क्योंकि हमें निकालनी है इंटरेस्ट पेनल्टी। तो मैं ना यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि इसने क्या नाम है काटा ही नहीं टीडीएस। अगर टीडीएस काटा नहीं तो इसकी इंटरेस्ट पेनल्टी चलती जाएगी, फिर तो कान मरोड़ता ही रहूंगा, है ना। तो मेरे को वो टाइम पीरियड फिक्स करना है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है लेट डिडक्शन। और वो लेट पेमेंट का मतलब भी अब तो समझ में आ गया होगा कि काट करके आगे लेट पे किया। तो हम ये मानते हैं कि ये रास्ते पे आया है समय के बाद। बात समझ में आई? ओके चलो, हाँ बोलो। सर जैसे कि एक्स ने वाई को काटना था लेकिन नहीं काटा, तो वाई के एक्स ने वाई को नहीं काटना था, उधर टीडीएस काट के देना। एक्स ने वाई का टीडीएस काटना था, एक्स ने वाई का काटना था। अच्छा चलो। जैसे कि 500 की पेमेंट थी, और वो तो पूरी वाई के पास चली गई। हाँ। और उसने वाई ने आगे पे नहीं करा टैक्स। हाँ। और सर अब एक्स डिफॉल्ट। तो उसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये कैसे, ये कहता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लेट टैक्स जो है वो काट ले, ऐसा मान ले। हाँ तो सर 500 अपने पास से पैसा पे करना। अच्छा ठीक है। अपने पास। अब उनको थोड़ी ना पता लग रहा है हाँ। कि कौन सा नोट का नंबर था जिसमें कि इसका टीडीएस काटा गया था और वही वाले नोट सबमिट करने हैं जी ऊपर। तो अपने आप से जमा कर देगा, ठीक है, ओके। लेकिन जब तक नहीं करेगा तब तक तो पेनल्टी लगेगी। तो देखो हम क्या कहते हैं, लेट डिडक्शन अगर हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से, और पार्ट ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या हो गया? 23 नहीं, 5 वाला एग्जांपल लो। एक दिन हुआ तब भी पूरा महीना लग जाएगा। यानी कि डिले हुआ था 1 महीना, घंटा एक नालायक मारूंगा, प्लस 1 दिन। तो 2 महीने मानेंगे। हाँ सर 2 महीने। तो इसको 2 महीने मानेंगे। अब ये पता क्या कह रहा था बच्चा? कहता है ये 1 दिन का भी मान लो, 1 दिन ही बोलेंगे हम इसको। अगर 1 घंटा 12 बजे से ऊपर चली गई तो 1 दिन पूरा लग जाएगा। वो पूरा 1 महीना लग जाएगा। हाँ पूरा महीना लग जाएगा। 1 दिन लग गया तो 1 पूरा महीना लग जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा सुनो, तो ये 1% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और कब से कब तक लगेगा? जब से टीडीएस कटना चाहिए था से जब तक टीडीएस कटा है तब तक 1% लग जाए। और ये लेट पेमेंट वाला सीन क्या है जी? इसमें 1.5% लगेगा पर मंथ के हिसाब से और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से 1.5% लगेगा, ओके। 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और ये कब से कब तक? जब से पेमेंट करनी चाहिए थी। नहीं डिडक्ट किया उस दिन से लेट पेमेंट, नहीं सॉरी, हाँ मैं गलत। डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, जब से टैक्स कटा था लेकिन आगे पे लेट हुआ, से जब तक। यानी कि अथॉरिटी पता क्या कहती है कि तुमने मेरा पैसा अपने पास दबा करके रखा है
कितने समय तक दबाया है, सामने वाले का से तो ले लिया था, मुझे आगे पे नहीं किया, तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 1.5% का इंटरेस्ट पेनल्टी सिंपल वाली लग जाएगी। जो आगे का डेट था, जहाँ से ड्यू डेट के बाद वाला डेट नहीं, 7 तारीख से आगे वाला नहीं, शुरू से ही लग जाएगा। मान लो 28 से हुई थी, 28 को टैक्स काट लिया था, 7 को पे करना था, तो तुम्हारा मीटर कब से स्टार्ट हो जाएगा? 28 से। तो सर बताना भी पड़ता है कि हमने डेबिट कर दिया। हाँ, बाद में बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। वरना बुक्स ऑफ अकाउंट में तो पता लग ही जाएगा। अच्छा जी, टाइम लिमिट फॉर डीमिंग ए पर्सन टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी कि क्या टाइम लिमिट है किसी को एसएससी इन डिफॉल्ट मानने की? 7 years from the end of financial year in which payment is made or credited is given। देखो कितने पुराने पाप कर्म सामने आ जाते हैं। आपको, आप तो भूल गए, आपने एक पेमेंट की, सामने वाले का आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आप सोच रहे थे आपको पनिशमेंट मिल जाएगी 1 साल में, 2 साल में, कितने साल पुरानी पनिशमेंट भी मिल सकती है। यानी कि सोचो तुम अभी क्लास 12th में हो, तो तुम्हें उस बात की भी मार पड़ सकती है जो तुमने 7 साल पुरानी कक्षा में होमवर्क पूरा ना किया। समझ में आई बात? 12th बोल रहा हूँ ना, तो 12th से 7 साल पीछे 5th क्लास में होमवर्क पूरा नहीं किया था। सोचो मैं तुम्हारा एसएसटी का टीचर और 12th क्लास में तुम्हारे को पीटा जा रहा है, क्यों? 5th क्लास में होमवर्क नहीं किया था। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, ओके। ये पुराने पाप कर्म सामने आ जाते हैं, कहने का मतलब ये कितने पुराने? 7 साल। कितने पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? पता है तुम्हारे को? 13 साल। 13 साल। स्पेशल केसेस में तो और भी ज्यादा। नहीं, ये तो टीडीएस के अंदर मांग रहा है ना, ये तो पनिशमेंट देने की बात कर रहा हूँ ना 7 ईयर। मैं तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स अथॉरिटी मैक्सिमम कितने साल पुराने रिकॉर्ड्स मांग सकता है? 13 साल पुराने। असेसमेंट प्रोसीजर्स में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और किसी स्पेशल कैटेगरी में अगर तुम आ गए, जैसे कि अपना वो है ना नीरव मोदी और वो हर्षद मेहता का नाम मत ले, वो तुम्हारे पास विजय माल्या। हाँ, क्यों सर? हर्षद मेहता का नाम क्यों नहीं लो? अच्छा नहीं, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, अभी क्लास के अंदर ये सब बात। अच्छा ठीक, मैं हार गया, बस लो सबका लो, मेरा भी ले लो। मतलब सर 7 साल तक बच के रहना है, उसके बाद 7 साल तक बच के रहना है, उसके बाद शनि की दशा बदल जाएगी, ऐसा नहीं है, किसी और केस में फंसा देंगे। पागल, ये तो सोच रहे हैं कि 7.5 ही चल रही है। देखो सुनो मेरी बात। अच्छा देखो, और सुनो, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? देखो हम पढ़ क्या रहे थे ऊपर, टाइम लिमिट एसएससी को डीम्ड एसएससी ओ क्या नाम है डिफॉल्टर मानने के लिए, पर्सन को डिफॉल्टर मानने के लिए 7 साल हो गया, पहले तो पढ़ लिया हमने। बी पॉइंट के अंदर 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच करेक्शन स्टेटमेंट इज डिलीवर्ड अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 200 सबसेक्शन 3। अब ये क्या होता है? ऐसा होता है कभी कभी है ना, तुम गलती करते नहीं हो, गलती से गलती हो जाती है, इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, अर्थमेटिक गलतियां भी होती हैं कभी कभी। 70,000 रुपए का 7 लाख, 7 लाख का 70,000, इस तरीके से। तो उन गलतियों के लिए सजा पुराना कितना? 2 साल पहले, 2 साल तक, ठीक है जी। ये मतलब अगर आपने नहीं दिया, पेमेंट क्रेडिट नहीं की, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं की, या फिर पेमेंट काटी ही नहीं उसकी, तो 7 साल। और अगर कोई ऐसी मिस्टेक कर रखी है, अर्थमेटिक मीन्स कर रखी है, तुमने मिस्टेक्स कर रखी हैं, तो उसके लिए कितना है जी? 2 साल, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट से। अच्छा आगे देखो जी, 5th पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ? नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड ए पर्सन टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट इन फॉलोइंग केसेस, यानी कि इन केसेस में नहीं माना जाएगा कोई टाइम पीरियड इसकी के लिए, क्या नाम है, सॉरी, इन टाइम के इन केसेस के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है।
ठीक है, पर्सन को एसएससी इन डिफॉल्ट मानने के लिए। दोबारा पढ़ लो, नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड ए पर्सन टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट इन फॉलोइंग केसेस। टाइम लिमिट नहीं बताई गई है पिछले कितने भी किस में। हाँ कोई इनफाइनाइट हाँ, तो कितना कौन सा केस? पहला केस, टैक्स डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट। यानी कि हमने क्या कहा था जी, 7 साल पुराने अपराधों को पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे बंदे के अपराध जिसने की टैक्स तो काट लिया था लेकिन पे नहीं किया था, उसके लिए 7 साल का टाइम पीरियड नहीं है, और भी मतलब कभी भी हो सकता है उसके साथ। एम्प्लॉयर हैज फेल्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A। ये क्या था भाई, मेरे को याद नहीं है, बताना। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। और ये 192 किसका सेक्शन था? सैलरी का था सबसे पहला। जब वो टैक्स काट के अपने पास रख लेता है, फॉर्म 16 उसको देता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, इशू करता है, ठीक है जी। टैक्स काट करके रख लेता है अपने पास में, और ऐसे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करके टैक्स और आगे पे नहीं किया गवर्नमेंट को। और ऐसा एम्प्लॉयर सोचो एक एम्प्लॉय के साथ थोड़ी ना करेगा, सारे एम्प्लॉयज का पैसा, टैक्स का पैसा काट करके। अच्छा, इतनी हिम्मत। तो इसके लिए फिर टाइम लिमिट नहीं बता रहे, इसको तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, मतलब कितना पुराना पाप कर्म भी इसका सामने आ सकता है। बात समझ में आई? डिडक्टे इज अ नॉन रेजिडेंट। ये पता है क्या सोच रहा था ये क्या नाम है, डिडक्टर क्या सोच रहा था? कहता है इसने ना पेमेंट करनी थी, पीजीबीपी में पढ़ा था ना ये हमने, बाहर बैठा हुआ बंदा था, 100% बाहर बैठा हुआ पर्सन था, और उसका टैक्स नहीं तुमने काटा। 100% 25 साल पुराना कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया था तुमने, आज सामने आ गया, पेनल्टी लग जाएगी। समझ में आई? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। इस केसेस के अंदर, इन सब केसेस के अंदर ऐसा पता है क्यों किया गया? देखो, पहले तो तुमने गवर्नमेंट से पंगा ले लिया पहले केस में, दूसरे केस में तुमने बहुत सारे पैसे से पंगा ले लिया, क्योंकि एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होते हैं, एटलीस्ट 20 तो होते ही हैं ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आने के लिए। चलो अब मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। और तीसरा, एक ऐसा बंदा जो कि नॉन रेजिडेंट बंदा कभी टैक्स पे करने आएगा यहाँ पे, तुमने उसका टैक्स भी नहीं काट करके दिया हमारे को, तो अब तो तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। टाइम लिमिट कैसे बताएं तुम्हारे को? टाइम लिमिट क्या बताएं? अब तो तुम्हारा कभी भी न्याय किया जा सकता है, किसी भी साल में, किसी भी पुराने पाप कर्म के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने उसी का एग्जांपल दिया। अच्छा, ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल 30 बताता है हमारे। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका ना पूरा डायग्राम निकालता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा सुन लो, कि जो ड्यू डेट है हमारे पास, वो ये मैं आपको बता रहा था, कहाँ गया, हाँ, ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात। अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया है और टैक्स पे किया है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मिस्टर एक्स थे, मिस्टर वाई का को पेमेंट किया, टैक्स डिडक्ट किया, और टैक्स डिडक्ट करने के साथ में ना चालान नहीं इशू किया। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हो तो लेते हो ना उनसे रिसिप्ट, तो चालान नहीं इशू किया, तो टैक्स तो पे किया है, लेकिन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान, और टैक्स पे किया है विद इनकम टैक्स चालान। अगर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान किया है, तो जिस दिन, हम नीचे बनाई हुआ है खैर, जिस दिन आपने टीडीएस डिडक्ट किया था ना, वही आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, क्योंकि आपको नेक्स्ट 7 तारीख को का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो है वो चालान नहीं बनाया,
साथ में, यानी कि रिसीविंग नहीं दी उसको कि हमने आपका टीडीएस काट लिया है। अगर आपने रिसीविंग दे दी है तो नेक्स्ट मंथ की 7 डेट। और अब आपको क्या करना है, देखो अप्रैल से लेकर के फरवरी तक के जितने भी आपने टीडीएस काटे हैं उसको आपको सबमिट करना है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक। और जो अब मार्च के महीने का है उसको आपको सबमिट करना है 30 अप्रैल तक, नेक्स्ट 30 अप्रैल तक। यानी कि यहाँ पे 23 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्योंकि इस महीने में सबसे ज्यादा क्लोजिंग का काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब कभी कभी है ना क्वार्टरली पेमेंट होती है टैक्स की। पहला क्वार्टर कब एंड होता है? अच्छा क्वार्टर कितने महीने का होता है? हाँ 4 वाला देखा, मिला ना 4। ये जो 4 बोला है ना इसके हिसाब से देखो क्वार्टर में तो 4 ही होते हैं, क्वार्टर का मतलब तो 4 होता है, क्वार्टर का मतलब तो 4 ही होता है ना। अस्क्यूर नालायक को तो 250 बताऊं 250 में ना मारूंगा पकड़ करके। रेट होता है भाई मैं यहाँ पे मंथ के क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो गलत लोग हो यार। तो अगर तुम 4 महीने का एक क्वार्टर बना लोगे ना तो 4 × 4 इसका मतलब तुम्हारा साल 16 महीनों में खत्म होता है। और मैंने तो दिसंबर के बाद से कोई महीना ही नहीं सुना, दिसंबर के बाद के कोई महीना ही नहीं। जनवरी अगला आएगा ना, लेकिन अच्छा अप्रैल टू मार्च होता है। चलो कहने का मतलब मजाक मत करो बेवकूफ बच्चे। मैं नहीं कहा था कि भूल जाओ, मैं नहीं कहा था भूल जाओ, लेकिन फिर उस केस में हमने क्या नाम है ये सोच करके रखा हुआ कि हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे। तो पहला क्वार्टर कब एंड होगा जी? अप्रैल से जून तक। ठीक है, 3 महीने का होता है। नेक्स्ट 7 जुलाई इसकी ड्यू डेट होगी। 30 सितंबर तो 7 अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। 31 दिसंबर, 7 जनवरी और 31 मार्च, 30 अप्रैल। ये मैंने अभी बताया। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग क्वार्टरली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देनी है क्वार्टरली स्टेटमेंट। ठीक है जी, उसकी ड्यू डेट है। टैक्स तो दे चुके, अब स्टेटमेंट्स देंगे, टैक्स काट के रखा हुआ है। अगर सेक्शन 192 है किसका जी? सैलरी का, तो फॉर्म 24Q के अंदर ये स्टेटमेंट जाती है। ठीक है, अगर कोई दूसरा सेक्शन है और डिडक्टी जो है यानी कि जिसका टैक्स काटा है वो कौन है? नॉन रेजिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है या फिर रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो 27Q। वो कौन सा था? 24Q, ये 27Q के अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी और सेक्शन के अंदर ये डिडक्टी ना हो, इनके अलावा अगर डिडक्टी है तो 26Q फॉर्म नंबर है। इसमें हमें स्टेटमेंट देनी पड़ती है इन फॉर्म्स में, और हमें पढ़ना क्या था? ड्यू डेट। तो फॉर्म नंबर बता दिए, अब डेट सुन लो। 30 जून ये हमने स्टेटमेंट देनी है, उसकी ड्यू डेट है। ऊपर वाले से कंफ्यूज मत हो जाना। स्टेटमेंट डिडक्टिव दे रहा है, ये स्टेटमेंट डिडक्टिव देगा ना, डिडक्टर देगा पैसा काट करके। तो 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर तक का, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, 31 मई, 1 महीने बाद लास्ट में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की ड्यू डेट है। तो सर ऊपर वाला कौन सा था? ड्यू डेट, वो ड्यू डेट थी। पेमेंट की थी ना वो, ड्यू डेट की पेमेंट। देखो जी क्या, देखो जी सेक्शन 203 क्या कहता है? टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करता है।
टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कब? जब हम किसी का टैक्स काट के अपने पास रख रहे हैं तो उसको हम देंगे ना सर्टिफिकेट कि हमने आपका टैक्स काट लिया जी, ताकि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से ये टीडीएस का अमाउंट माइनस कर सके। ठीक है, एक तरह से चालान भी लगेगा ना। काइंड ऑफ, हाँ ठीक है। रिसीविंग है किस चीज में? चलान तो वो रिसीविंग हो गई हमारे पास में, और सर्टिफिकेट इस चीज को शो करता है कि भाई उसके पैन कार्ड के अंदर कितना इंटरेस्ट काट, कितना पैसा काट करके हमने अपने पास रखा है, सर्टिफाई करता है वो इस चीज को। सैलरीड क्लास पर्सन जो होते हैं वो 192 के अंदर आते हैं, सेक्शन 192 के अंदर आते हैं। फॉर्म 16 में ऐसा टीडीएस सर्टिफिकेट दिया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने बोला भी था। ठीक है, और अदर सेक्शन के लिए फॉर्म 16A, यानी कि कोई आपका टीडीएस काटेगा तो आपको अदर देन सैलरी में 16A के अंदर सर्टिफिकेट इशू करें, ये फॉर्म नंबर होता है, इस पे लिखा जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय डिडक्टर ऑन द अबव फॉर्म्स विद अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड रेट ऑफ टीडीएस। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, आगे चलते हैं। 200A सेक्शन क्या कहता है? 200A सेक्शन कहता है कि करेक्शन करो अगर आपकी मिस्टेक्स हैं टीडीएस के अंदर, किस टाइप की? अर्थमेटिक मिस्टेक्स या फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकरेक्ट क्लेम्स, यानी कि आपने कोई पूरा का पूरा सामान ही गायब है या तो, और या फिर जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ। तो नंबर 1 तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि किस चीज के लिए है सेक्शन, अर्थमेटिक मिस्टेक और एडजस्टमेंट। इनकरेक्ट क्लेम के अंदर, इनकरेक्ट क्लेम मतलब कि करेक्ट नहीं थे वो जो आपने क्लेम किए हुए। ठीक है जी, इन द कंसिस्टेंट, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, हाँ जी, इन कंसिस्टेंट विद अनदर एंट्री, या फिर जो रेट ऑफ टीडीएस होते हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? इनकरेक्ट क्लेम्स। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए हमने ना क्या किया, कोई रेट अलग अलग लगा दिए, डिफरेंट रेट थे, या फिर तुमने जो एंट्री कर रखी है वो कुछ और है और टैक्स कुछ और काटा हुआ है, दोनों के अंदर तालमेल नहीं है, तो ऐसे क्या होते हैं जी? इनकरेक्ट क्लेम्स होते हैं। ठीक है, कि काटा कुछ और है और दिखाया कुछ और है। या फिर आपका टीडीएस लगना तो था 10% से, लगा दिया है 1% से, डिफरेंट रेट हो गए ना। तो ऐसी अर्थमेटिक, ऐसी मिस्टेक्स को हम क्या कहते हैं जी? इनकरेक्ट क्लेम्स, और इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है जी, और क्या आता है जी? अगर कोई इंटरेस्ट लगना था उसके ऊपर, वो आपने शो नहीं किया, या फिर फी देनी थी 200 रुपए, मतलब देखो देनी थी नहीं, देनी पड़ेगी, सॉरी। अब ये क्या कहता है? कहता है आपने इंटरेस्ट लगाना है एक तो उसके ऊपर, जो आपने मिस्टेक्स की हैं उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट, जो जैसा कि बताया गया था 1%, 1.5% जो भी केस था। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी चीज ये कि फी, सेक्शन 234E कहता है कितनी फीस लगेगी इसके अंदर? 200 रुपए पर डे के हिसाब से, जब तक कि आपका वो मिस्टेक कंटिन्यू रहता है। दो चीजें होती हैं, एक होती है फी, एक होती है इंटरेस्ट पेनल्टी, दो चीजें होती हैं। तो ये जो फी है ना, ये तो फिक्स्ड है, और इंटरेस्ट फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, डिपेंड करता है कितना अमाउंट है उसके हिसाब से। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमारे को जी? एडजस्टमेंट ऑफ, सॉरी, हमारे को क्या करना है? जो अमाउंट हमने पे करना है, जो करेक्ट करना है, वो कैसे करेंगे? जो हमने पहले पे कर दिया था और करंट अमाउंट, उन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे, तभी तो रेक्टिफाइड अमाउंट पता लगेगा ना हमारे को। भाई हमने, मान लो यहां पे मैंने ज्यादा अमाउंट ले लिया है, मान लो कि जैसे मान लो हमने प्रीवियसली पे कर दिया 500 और पे करना चाहिए था कितना जी? 400, तो अभी हम 400 देना चाहते हैं, तो 100 रुपये हमारे पास रिफंड आएगा ना, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये करना कब तक है जी? 1 साल के अंदर अंदर
कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। फिर उसके बाद पैसा नहीं मिलने वाला, अगर कोई रिफंड मिलना होगा। अच्छा, ठीक है जी। अगला सेक्शन 206A है जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम TCS भी करेंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। बहुत कंफर्टेबल है। सर फाइनल चला दो ना आप।